हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसमें हम साइंस की क्लासेस ले रहे हैं। तो आज हम क्लास 8th का चैप्टर ले रहे हैं जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फ्लो। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम कहते किसे हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हम लोग काफ़ी नाम सुनते हैं, डॉक्टर से भी काफ़ी जगहों पे सुना हुआ है हमने ये नेम। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि ये होते क्या हैं, कैसे होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं और क्या क्या ये इफ़ेक्ट डालते हैं हमारी लाइफ में। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, हम लोगों ने देखे हैं बहुत सारे टाइप्स के, क्या देखे हमने, प्लांट्स और एनिमल्स देखे। However, there are other living organisms around us which are normally cannot see. These are called microorganisms or microbes. यहाँ पे ये वर्ड बोला हुआ है कि हम लोग सभी जानते हैं कि प्लांट और एनिमल्स को तो हम लोग देख सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, जिनको हम नेकेड आई से सी नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो भी क्या होते हैं, जीवित हैं, लिविंग हैं वो भी। तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर शॉर्ट नेम उसका होता है माइक्रोब्स। ठीक है, उसका एग्जाम्पल्स जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड एंड इट्स सरफेस गेट्स कवर्ड विद ग्रेइश वाइटिश पैचेस। ठीक है, हम लोगों ने ये देखा है कि जब रेनी सीजन, जो बरसात का टाइम होता है, अगर ब्रेड खराब होने लग जाता है तो उसमें ग्रीनिश ग्रीन ग्रीन सी एक परत, मतलब छोटे छोटे से दाग से पड़ जाते हैं। ठीक है, या फिर वाइटिश हो जाते हैं, जिसको हम फफूंद भी बोलते हैं एक तरीके से नाम। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो वो क्या होते हैं, एक तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही कहलाए जाते हैं। ठीक है, वो बैक्टीरियाज भी होते हैं, फंगस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकते हैं जिनको हम नेकेड आई से सी नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें दिख जाती हैं। ठीक है, ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। हमें क्या करना है, उन पैचेस को किससे देखना है, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना है। यू विल सी टीनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। हमें वहाँ पे एक टीनी छोटे छोटे से राउंडेड स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, जैसे क्या है, डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर आर एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम। यहाँ पे पूछा गया है क्या हम लोग उन पैचेस के जो ब्लैक वो दिखा है, हमें राउंड दिखा है वहाँ पे, वो उनको हम पहचानते हैं क्या, या फिर वो कहाँ से आए हम लोग जानते हैं, नहीं। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो हेडिंग डाली हुई है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाली हुई है। यहाँ पे 2.1 एक एक्टिविटी दे रही है जिसे हम कर रहे हैं। ठीक है, कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द field in a beaker and add water to it. After the soil particles have settled down, observe a drop of water from the beaker under a microscope. What do you see? क्या बोला हुआ है इसमें कि हमें मॉइस्ट सॉइल कलेक्ट करनी है कहीं से, और इसे हमें क्या करना है, एक बीकर में भरना है, उसमें पानी डालना है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं उसको थोड़ी देर रख देना है, जब वो बैठ जाएंगे नीचे, सेटल डाउन हो जाएंगे, उसके बाद हमें ड्रॉप को, जो वाटर की ड्रॉप्स हैं उनको क्या करना है, माइक्रोस्कोप से, मतलब एक ड्रॉप निकालनी है हमें, उसको फिर माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है कि उस माइक्रोस्कोप में हमें क्या क्या दिखता है उस ड्रॉप के अंदर। ठीक है, एक्टिविटी सेट 2.2 दे रही है, टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड। ठीक है, स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप। सेम यहाँ पे भी यही बोला हुआ है कि हमें एक पॉन्ड से क्या करना है, कुछ ड्रॉप लेनी है, उसको हमने ग्लास स्लाइड पे रखनी है, और उसको उसको हम क्या बोलते हैं, उसको फिर हमने ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप में रख के। ठीक है, तो जो भी उससे आगे निकलेंगे वो हम देखेंगे अभी। तो यहाँ पे लिखा है, दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर These observations shows that water and soil are fully of tiny organisms, though not all of them fall into the categories of microbes. क्या बोला गया यहाँ पे, जब हमने ऑब्जर्वेशन किया वो पॉन्ड वाटर का, और जो हमने सॉइल पार्टिकल्स जो कलेक्ट करके उसका पानी का टेस्ट किया था हमने माइक्रोस्कोप के नीचे, उसमें हमने देखा था, तो उसमें क्या बोला गया कि शो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टीनी ऑर्गेनिज्म। उसमें क्या थे, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म थे, जिन्हें हम लिविंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म हम लिविंग में ही काउंट करेंगे। तो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स, लेकिन हम उन सभी को किस में कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं, माइक्रोब्स में कैटेगराइज नहीं कर सकते, मतलब जो भी वो ऑर्गेनिज्म थे हम उनको माइक्रोब्स में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं। दे कैन नॉट बी सीन विद अ अनएडेड आइज, मतलब उन्होंने बोला है कि जो नेकेड आइज होती हैं, जैसे हम लोग सिंपल आइज से देखते हैं, उसमें वो हमें नहीं दिखाई देंगे उससे। ठीक है, जो माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं।
सम ऑफ दीज सच एज द फंगस दैट ग्रो ऑन ब्रेड। जो हम ब्रेड में अभी बात कर रहे थे, जो ग्रीन पैचेस या ब्लैक पैचेस पड़ जाते हैं, वो किसके होते हैं? वो फंगस के होते हैं। फंगस एक बैक्टीरिया टाइप में काउंट नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ वो भी उसी में आ जाता है। वो फंगस कहलाते हैं। वो किस में लग जाते हैं? ब्रेड में लग जाते हैं। कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास। जैसे हम किससे देख सकते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास से इजीली हम देख सकते हैं। अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। और लेकिन जो और होते हैं उनको हम विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते हैं, ठीक है। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। इसी कारण इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम इन्हें बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से नहीं देख सकते, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा हुआ है? माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप। किस किस कैटेगरीज में क्या क्लासिफाइड किया गया इनको? क्लासिफाइड किया गया इनको 4 मेजर ग्रुप्स में किया हुआ है, जिसमें से फर्स्ट आता है बैक्टीरिया, सेकंड आता है फंगई, थर्ड आता है प्रोटोजोआ एंड सम एल्गीज। कुछ एल्गीज भी होती हैं, ठीक है। इन 4 कैटेगरी में हमने इनको क्या किया गया है? बांटा गया है। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन फिगर। यहाँ पे फिगर 2.1 एंड 2.4 दे रखा है। वेट 2.1, यहाँ पे 2 डायग्राम्स दे रखे हैं, जिसमें फर्स्ट है बैक्टीरिया का एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पे इसमें हमें इसका जो नाम है वो स्पाइरल बैक्टीरिया है, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से दिखते हैं, स्पाइरल शेप में, ठीक है। और जो सेकंड दिया हुआ है रॉड शेप बैक्टीरिया, इनका नाम जो दिया हुआ है इनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। ये हमें कुछ रॉड लाइक लग रहे हैं, ये देखिए रॉड लाइक स्ट्रक्चर से कुछ, इसलिए इनका क्या नाम दिया हुआ है? रॉड शेप बैक्टीरिया। और ये स्पाइरल है, स्पाइरल घूमे वैसे कुछ स्पाइरी फॉर्म बनाए हुए हैं, इसलिए इनको स्पाइरल बैक्टीरिया बोला गया है, ठीक है। और जो सेकंड दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है एल्गी के कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। एल्गी में जैसे क्लेमाइडोमोनास आ जाता है, इसमें 2 फ्लैजेला होते हैं यहाँ पे ये, और एक स्पाइरोगाइरा दिया हुआ है, इसमें भी एक स्ट्रक्चर होती है रॉड लाइक स्ट्रक्चर ही हम एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। थर्ड जो बोला हुआ है वो प्रोटोजोआ बोला हुआ है। प्रोटोजोआ में जैसे अमीबा हो जाता है, हम लोग पहले भी काफ़ी बार नाम सुन चुके हैं अमीबा एंड पैरामीशियम का। ये माइक्रोब्स में ही काउंट होते हैं। इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो स्यूडोपोडियाज होते हैं, जो इसके फॉल्स फूड दिख रहे हैं, इसलिए इसका नाम स्यूडोपोडियाज बोला गया है। और पैरामीशियम जो होता है स्लीपर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्ट्रक्चर कुछ स्लीपर की तरह होती है, ठीक है। और थर्ड जो आता है यहाँ पे फंगई का दिया हुआ है। फंगई में एक ब्रेड मॉल्ट दिया हुआ है जो ब्रेड में लगता है। सेकंड दिया हुआ है पेनिसिलियम, कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, इसमें चेन फॉर्मेशन होती है। एंड थर्ड दिया हुआ है एस्परजिलस, ठीक है। इसमें भी कुछ चेन फॉर्म होती है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस है, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे आप आगे क्लासेस में, अभी मैं इसको सिर्फ नोट डाउन करवा रही हूँ आपको थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें वायरस, ठीक है। वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक। वायरस भी कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं ये भी। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल। वायरस की एक सबसे अच्छी बात अच्छी क्या, हम लोग एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है वायरस का, कि अगर ये किसी नॉन लिविंग थिंग के टच में है तो ये नॉन लिविंग थिंग ही तरह वर्क करेगा, मतलब ये डेड माना जाएगा। लेकिन जैसे ही ये किसी लिविंग सेल के कनेक्ट में आ जाएगा तो ये लिविंग हो जाता है। तो वायरस जो होता है वो कनेक्टिंग लिंक भी कहलाता है, किसका? लिविंग और नॉन लिविंग का, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वायरस के बारे में यही होती है, ठीक है। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल। इसीलिए बोला गया है कि ये रिप्रोड्यूस कब करता है? जब ये इनसाइड द सेल होता है, किसी लिविंग सेल के कांटेक्ट में होगा तभी ये रिप्रोड्यूस कर पाएगा। ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, किसी होस्ट के अंदर, ठीक है। विच मे बी अ बैक्टीरिया। ये किसी जो होस्ट होगा वो क्या हो सकता है? बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, बट वो लिविंग होना चाहिए, तभी ये क्या करेगा? रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। सम ऑफ द वायरस आर शोन इन फिगर 2.5, वो हम आगे देख लेंगे। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू जैसे हम बोलते हैं, कोल्ड जो स्नीचिंग वगैरह हो जाती है, ये किससे होती है? फ्लू जैसे होता है। एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय अ वायरसेस। ये जो डिजीज होती हैं जितनी भी हमें सर्दियों के टाइम पे एकदम से जो लग जाती है, कोल्ड हो जाता है, छींक आनी स्टार्ट हो जाती है थोड़ा सा बहुत, मोस्ट कफ, एंड ये किससे होते हैं? ये वायरसेस से होते हैं। सीरियस डिजीजेस लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस। जो मोस्ट डेंजरस डिजीज होती है पोलियो, चिकन पॉक्स एंड
ये किससे होती हैं? वायरस से होती हैं। और अभी हम आजकल नाम सुन रहे हैं एक न्यू और, जिसका नाम क्या है? कोरोना वायरस। ये भी एक कैसी है? वायरल डिजीज ही है। इसीलिए हमें बोला जाता है कि स्टे एट होम, ठीक है, अपने घर में रहिए। डिजीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स। हमें ये थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन से डिजीज किससे हो रही है, ठीक है। तो जो यहाँ पे कोल्ड, इन्फ्लुएंजा वगैरह दिया हुआ है, ये किससे होती हैं? ये वायरसेस से होती हैं। कुछ डिजीज का नाम लिया हुआ है, जैसे डिसेंट्री हो गया, मलेरिया हो गया, ये किससे होती है? प्रोटोजोन्स से होती है, ठीक है। वेयर टाइफॉइड और ट्यूबरक्लोसिस, ये टीबी जिसका हम नॉर्मली नाम सुनते हैं, वो किससे होती है? बैक्टीरियल डिजीज है ये, ठीक है। You have learned about some of these organisms in class 6 and 7, ठीक है। इनके बारे में हम लोग पिछली क्लासेस में भी कुछ पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अभी हमने पीछे एक पॉइंट पढ़ा था वायरस के बारे में कि 2.5 में डायग्राम दिखेगा। तो वायरस कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ ये हेड होता है इसका, ये बीच में कनेक्टिंग है, ये इसके टेल, मतलब एक तरीके से कैप्चर करने के लिए किसी बॉडी को, ये यहाँ पे से सेल को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए ये यूज किए जाते हैं, ठीक है। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कहाँ रहते हैं? अब हमें ये भी जानना जरूरी है, जब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो वो कहाँ रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया। कैसे होते हैं? सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं बैक्टीरिया की तरह, सम एल्गी एंड प्रोटोजोन्स, ठीक है। और मल्टी सेलर, और कुछ मल्टी सेलर भी होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे क्या होता है? सच एज एल्गी एंड फंगाई, ठीक है। एल्गी हमने ऊपर भी देखा, नीचे भी देखा, तो डाउटफुल कंडीशन है एल्गी कैसा है? मल्टी सेलुलर की यूनिसेलुलर है। लेकिन एल्गी जो होता है वो दोनों होता है, ठीक है, मल्टी सेलुलर भी और यूनिसेलुलर भी होता है, ठीक है, सिंगल सेल भी और मल्टी सेलुलर भी, ठीक है। फंगी, दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। कैसे किस टेम्परेचर में या इन्वायरमेंट में ये वो कर सकते हैं, क्या ग्रो कर सकते हैं? तो ये सर्वाइव कर सकते हैं किसी भी टाइप के टेम्परेचर में, इन्वायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड। इसमें बोला गया है कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो इतने ज़्यादा अपने आप को एग्जिस्टेंस करवा सकते हैं कि वो किसी भी जो इन्वायरमेंट होता है किसी भी कंडीशन में वो सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि आइस कोल्ड, बहुत ज़्यादा आइस, बहुत ज़्यादा ठंडा हो, वहाँ से लेके आपके स्प्रिंग हॉट तक, जो बहुत ही ज़्यादा गर्म एरिया या डेजर्ट वगैरह हो, वहाँ पे भी ये लीव कर सकते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। ये क्या होते हैं? कुछ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? और हर जगह पाए जाते हैं। एटलीस्ट कहाँ कहाँ, जैसे यहाँ पे बोला भी गया है, इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स कोई सा भी एनिमल्स, और साइंस की लैंग्वेज में एक हम लोगों को ह्यूमन को भी एनिमल ही बोला गया है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या बोला गया? इंक्लूडिंग ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर भी माइक्रोब्स हो सकते हैं या पाए जाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। क्या बोला गया है यहाँ पे? कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है, और कुछ एग्जिस्ट फ्रीली, कुछ फ्रीली घूमते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैन लीव अलोन। जो अमीबा होता है, एक एग्जाम्पल हम छोटे से सुनते हुए आ रहे हैं, अमीबा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये कैसा होता है? अलोन घूमता है, सिंगल रहता है। बट फंगी जो होते हैं, वाइल फंगी एंड बैक्टीरिया में लीव इन कॉलोनीज, जो फंगी होती है और जो बैक्टीरियाज होते हैं ये मे लीव इन कॉलोनीज, ये कॉलोनीज में रह भी सकते हैं और नहीं भी रह सकते, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल, कुछ क्या होते हैं? बेनिफिशियल्स होते हैं, एंड इन मैनी वेज, अलग अलग तरीके से। वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीज। जैसे अभी हमने देखा कुछ पीछे कि कुछ तो डिजीज कॉज करते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ क्या होते हैं? हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं, मतलब लाभकारी भी होते हैं, अच्छे भी रहते हैं, ठीक है। लेट अस स्टडी अबाउट दैम इन डिटेल। उनके बारे में हम आगे से डिटेल में पढ़ते हैं कि कौन से हमारी लाइफ के लिए, हमारे लिए क्या है? हार्मफुल है, और कौन से बेनिफिशियल है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, जिनका हम लोग यूज कर सकते हैं या जिनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। किसके लिए यूज किया जाता है? वेरियस पर्पस, बहुत सारे चीजों के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, कॉमन सी बात है, एंड ब्रेड एंड केक।
हम लोगों ने देखा है कर्ड, दही जमाते हुए हम लोग कुछ जिसके लिए हम जामुन या पुरानी बची हुई दही को थोड़ा सा यूज़ करते हैं और उसके बाद उसे मिलाते हैं दूसरे दूध में और उससे वो क्या हो जाता है, दही जम जाती है या कर्ड बन जाता है। लेकिन ये किस वजह से होता है, क्योंकि पहले वाले में क्या होता है, इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जी हाँ, जो कर्ड होता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए या हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं है। वो कैसे हैं, बेनिफिशियल हैं। इसीलिए बोला गया है कि कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बेनिफिशियल हैं और कुछ क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो जो कर्ड में यूज़ हो रहा है, जो ब्रेड बन रहा है या केक बन रहा है, इनमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल्स होते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। ठीक है, क्या बोला गया है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत पहले से किसकी प्रोडक्शन में यूज किया जा रहा है, अल्कोहल की, जो ये ड्रिंकिंग बेवरेजेस है उनके लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, काफी पुराने टाइम से। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट, और ये क्या होते हैं, जो क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट, कुछ इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी यूज किए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, ऑर्गेनिक वेस्टेज, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स और ऑफ एनिमल्स फीकेस etc। ठीक है, आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। जो बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ जो ये अनवांटेड मटेरियल्स हैं जैसे फीकेस है, वेजिटेबल पील्स हैं जो छिलक बच जाते हैं, या रिमेन ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स डेड हो जाते हैं उनका जो मटेरियल्स बच जाता है, बॉडी जो उनकी बच जाती है, वो क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं उनको किस में कर देते हैं, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन कर लेते हैं, और जिससे कि क्या हो जाता है, वो यूजेबल किस में हो जाता है, सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। वो किस में यूज हो जाता है, वो सॉइल में यूज हो सकते हैं, जैसे कि सॉइल उनसे कुछ न्यूट्रिशन अगर उन्हें चाहिए तो वो उनसे ले सके। ठीक है, Recall that bacteria are also used in the preparation of medicines। हम ये कैसे भूल सकते हैं, जो बैक्टीरिया यूज होते हैं वो प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन के लिए भी यूज होते हैं कुछ, क्योंकि सबसे पहली जो मेडिसिन बनी थी वो पेनिसिलिया से ही बनी थी। ठीक है, पेनिसिलियम से बनी थी। ठीक है, इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। क्या बोला गया, जो एग्रीकल्चर में भी इनका काफ़ी यूज़ होता है। ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं किस चीज़ को, सॉइल फर्टिलिटी को। और जब सॉइल फर्टिलिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो प्रोडक्शन होगा फसल्स का वो भी कैसा होगा, वो भी अच्छा होगा। ठीक है, बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन को फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। अब हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं कि कर्ड और ब्रेड कैसे बनते हैं। ठीक है, यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। ये किससे चेंज होता है, बैक्टीरिया के थ्रू ही चेंज होता है। क्या, मिल्क से कर्ड में। ठीक है, आई सॉ दैट माई मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे, आई वॉन्डर्ड वाई। जैसे मैंने अभी बताया कि हम लोग जो नेक्स्ट डे के कर्ड जमाते हैं या कर्ड बनाते हैं, उसमें क्या किया जाता है, प्रीवियस ईयर की जो पिछले दिन की जो कुछ दही बची रहती है उसी को हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, और उसमें से थोड़ा सा अमाउंट लेके नए वाले दूध में डाल दिया जाता है, जिससे कि न्यू कर्ड बन जाती है। ठीक है, कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कर्ड क्या करती है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेन करती है। ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस। ठीक है, उसका नाम क्या होता है उस बैक्टीरिया का, लैक्टोबैसिलस है। ठीक है, जो कर्ड को फॉर्मेशन करने के लिए यूज किया जाता है। प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कर्ड में बैक्टीरिया यूज होता है वो कौन सा होता है, तो कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, इट मल्टीपल्स इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू द कर्ड। ये क्या करता है, मल्टीप्लाई करता रहता है मिल्क में जाके और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, बाद में कर्ड में। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड्स आइटम। जो बैक्टीरिया होते हैं वो और चीज़ों में भी यूज़ होते हैं, जैसे चीज़ हो गया, पिकल्स हो गया, अचार वगैरह में भी, काफ़ी फूड आइटम्स जितने भी होते हैं काफ़ी सारों में बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे लिए कैसे होते हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, जो सूजी होती है। ठीक है, इडली एंड भटूराज इज कर्ड। ठीक है, कैन यू गेस वाई। जो ये आइटम्स अभी नाम लिए हुए इनमें भी बैक्टीरिया का यूज़ होता है। तो कुछ आगे पढ़ते हैं हम इसमें। एक्टिविटी 2.3 दे लीजिए यहाँ पे, जैसे थोड़ा बहुत बैक्टीरिया के बारे में और बताया हुआ है, हम देख लेते हैं। टेक हाफ kg फ्लोर, आटा या मैदा जो भी है, ऐड सम शुगर एंड मिक्स विद वार्म वाटर, ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट ब्रॉड
soft dough. What do you observe after 2 hours? Did you find the dough rising? क्या बोला गया है यहाँ पे कि हमें आटा लेना है, मैदा या आटा जो भी है, उसमें हमें कुछ शुगर मिलाना है और उसके बाद हमने उसमें क्या मिक्स किया हुआ है, ईस्ट पाउडर मिला हुआ है, ठीक है। और उसको हमने एक डो बनाना है, आटा गूंद देना है, उसका गूंद के 2 घंटे के लिए रहने देना है। हम देखते हैं जो आटे का लेवल है वो थोड़ा फूल जाता है, जैसे कि हम लोग भटूरे वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बताया हुआ है ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ईस्ट जो होता है एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जो रिप्रोड्यूस करता है, अपनी जो क्वांटिटी होती है उसको बढ़ाता जाता है, अपने नंबर्स को रिप्रोड्यूस करता है रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब जब वो सांस लेता है तो उसमें रिप्रोड्यूस भी करता है, तो उससे क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, ठीक है। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो। और जो बबल्स होते हैं, जो गैस के जो भी वो गैस रिलीज कर रहा है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज कर रहा है, तो वो किसमें फिल हो जाते हैं, जो डो में फिल किया है। एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। और डो का क्या हो जाता है, इंक्रीज वॉल्यूम हो जाता है, जो वॉल्यूम हो जाता है वो उसका बढ़ जाता है, ठीक है। दिस इज बेसिस of the use of yeast in the baking industry for making breads and pastries and cakes, ठीक है। इसी ईस्ट का यूज़ क्या करते हैं, बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में करते हैं। जो भी हम लोग ये पेस्ट्रीज वगैरह या केक वगैरह जो भी हम यूज़ करते हैं, लेके आते हैं बेकरी से, वो इसी चीज़ से बनता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसका एक एग्जांपल आपको घर में भी दूं, तो घर में हम लोग देखते हैं जो हम आटा गूंथ के रखते हैं, आटा गूंथने के बाद अगर हम उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं या बाहर ही रखा हुआ रह जाता है, तो वो आटा फूल जाता है, अपने लेवल से ऊंचा उठ जाता है। और जब हम उसे किसी चीज़ के लिए निकालने के लिए यूज़ करते हैं, वो आटा यूज़फुल नहीं रहता, उसका हम रोटी या कुछ भी है हम नहीं बना पाते। क्यों नहीं बना पाते, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्या हो जाते हैं, बैक्टीरिया हो जाते हैं, बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं उसमें बहुत सारे, और वो आटा कैसा हो जाता है, फूल जाता है, जिसमें बीच में छेद छेद भी दिखते हैं। और जहाँ पे वो जो छेद छेद जो हमें दिखते हैं, उसमें वो किस चीज़ के होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड उस आटे के अंदर फिक्स हो जाती है, ठीक है। कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम कॉमर्शियल यूज करते हैं, अभी तो हम होम में करते थे, अब देखते हैं कॉमर्शियल यूज क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। सबसे ज्यादा जो यूज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो अल्कोहल में होता है, ठीक है। वाइन एंड एसिटिक एसिड, विनेगर जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इन चीजों में सबसे ज्यादा यूज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ईस्ट इज यूज फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन। ईस्ट जो होता है वो कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए काफी ज्यादा यूज होता है अल्कोहल एंड वाइन के लिए, ठीक है। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर। और ये क्या करते हैं, नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन द ग्रेन लाइक बर्ली, व्हीट, राइस एंड क्रश्ड फ्रूट जूस ETC, ये सब में मिलता है, ठीक है। यहाँ पे फिर एक्टिविटी एक 2.4 दे रखी है, 2.4 एक एक्टिविटी दे रही थी यहाँ पे, इसको भी देख लेते हैं। टेक अ 500 ml बीकर फिल्ड अप टू 3/4 विद वाटर, ठीक है। डिजॉल्व 2 to 3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट। उसमें हमें क्या करना है, 2 से 3 चम्मच शुगर मिला देनी है। एड हाफ अ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर to the sugar solution. Keep it convert in a warm place for 4 to 5 hours. Now smell the solution. Can you get smell? हमने क्या बोला हुआ है कि 5 ml जो 500 ml हमें बीकर लेना है, उसमें हमने 3.5/4 उसमें वाटर भर देना है, उसमें 2 से 3 चम्मच हमें चीनी मिलानी है, और उसमें क्या कर देना है, हमें 1 टीस्पून या हाफ टी स्पून बोला हुआ है यहाँ पे ईस्ट पाउडर मिलाना है। ये ईस्ट पाउडर जो होता है ना, ये मार्केट में मिलता है, ठीक है, ये मिलता है, उसको शुगर सॉल्यूशन में मिला देना है एंड कन्वर्ट, उसको क्या करना है, वार्म करना है थोड़ा, और 4 से 5 घंटे के लिए उसे रख देना है। देन उसमें से एक स्मेल आएगी, तो वो स्मेल को हमें गेस करना है कि वो स्मेल किस चीज़ की है, ठीक है। दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल। वो किसकी स्मेल होती है, अल्कोहल की होती है। एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, जो शुगर होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, अल्कोहल में चेंज हो जाती है बाय ईस्ट। किसके थ्रू, ईस्ट के थ्रू। This process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है fermentation. fermentation किसे बोला जाता है, ठीक है। तो conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. लेकिन ये प्रोसेस होती है, ठीक है। लुइस पॉस्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। जो लुइस पॉस्चर साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही डिस्कवर्ड किया था किसका, फर्मेंटेशन का। कब किया था, 1857 में, ठीक है। अब कुछ यूजेस, अभी तो हम कॉमर्शियल वैसे यूजेस पढ़ते आ रहे थे, अब हम देखते हैं इसका मेडिसिनल यूज क्या होता है, ठीक है। वेन एवर यू फॉल इल,
द डॉक्टर मे गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स। क्या करते हैं, जब भी हम बीमार पड़ते हैं, इल होते हैं, डॉक्टर हमें क्या करता है, एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स या कैप्सूल और इंजेक्शन हमें लगाते हैं, जैसे कि सच एज पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनके जो मेडिसिन हैं, इनके जो सोर्स हैं वो कहाँ से मिलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे अभी मैंने बताया था, सबसे पहला जो एंटीबायोटिक मिला था वो हमें पेनिसिलियम से मिला था, जिसका नाम था पेनिसिलिन, ठीक है। These medicines kill or stop the growth of the disease causing microorganism, ठीक है। जो ये होता है, ये क्या करता है, स्टॉप कर देता है। किसको स्टॉप कर देता है, ग्रो करना। जो डिजीज कॉज कर रहा है ऑर्गेनिज्म, उसको ये स्टॉप कर देता है। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को जो स्टॉप कर देता है, किल कर देता है, उन्हीं को क्या बोला जाता है, एंटीबायोटिक बोला जाता है, ठीक है। दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। जो फंगी और बैक्टीरिया, इनसे काफ़ी सारे नंबर्स में एंटीबायोटिक हम लोग आजकल बना रहे हैं। जैसे कि कुछ यहाँ पे नाम भी दिए हुए, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, टेट्रामाइसिन हो गया एंड इथाइरोमाइसिन हो गया, आर सम ऑफ द commonly known antibiotic which are made from fungi and bacteria, ठीक है। कुछ कॉमन नाम दिए हुए हैं जो किससे बन रहे हैं, बैक्टीरिया और फंगी से बन रहे हैं। द एंटीबायोटिक आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो एंटीबायोटिक बनते हैं ना, ये किससे बनते हैं, जो ग्रोइंग होते हैं और स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसा नहीं कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उठाया और उससे हमने एंटीबायोटिक बना दी। कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्हीं से ही एंटीबायोटिक्स बनते हैं। एंड आर यूज टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीज। और ये किस लिए यूज किए जाते हैं, जो डिजीज की वैरायटी होती है उनके लिए क्योर करने के लिए, ठीक है। एंटीबायोटिक आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। ये कुछ जो एंटीबायोटिक होती है, कुछ मिक्स भी किया जाता है लाइव स्टॉक में खाने के लिए, फीड में खाने में उनकी, ठीक है। जो पोल्ट्री वगैरह होती हैं उनके किसके लिए चेक करने के लिए, कि कोई उनको माइक्रोबियल इन्फेक्शंस तो नहीं हो रहा है उन एनिमल्स में। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज। और ये किस में भी यूज होते हैं, प्लांट डिजीज में। जैसे कि हम लोग काफ़ी सारे देखते हैं, अगर हम लोगों के अगल बगल खेती वगैरह है तो कभी वहाँ पे एक राउंड मार के देखना, कुछ टाइम बाद जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाए उसके बाद थोड़ा सा एक राउंड मार के देखना कि उन प्लांट्स में कुछ डिजीज़ हो जाती है, जैसे कि उनके लीव्स आधी कटी हुई आधी खाई हुई सी रहती हैं, वो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ डिजीज़ होती है। उन डिजीज़ को फाइंड आउट करने के लिए भी ये किया जाता है, और उन डिजीज़ से रिलीफ पाने के लिए भी हम लोग इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, वैक्सीन। वैक्सीन हम किससे बोलते हैं, ठीक है। वैक्सीन बोलते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे क्या है, वी आर चिल्ड्रंस इन्फेंट गिवन वैक्सीनेशन। जो वैक्सीनेशन आजकल हम बोलते हैं ना कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी वैक्सीनेशन करवानी है, तो उसी के बारे में बताया कि वैक्सीन होती क्या है, ठीक है। व्हेन अ डिजीज केयरिंग माइक्रोब्स एंटर्स अवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। हमारी बॉडी में सबसे बड़ी एक खासियत ये है, जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्टेड आता है, डिजीज जो क्रिएट कर सकता है, तो हमारी बॉडीज उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज रिलीज करती है, जिससे जो हमारी बॉडी में क्या करता है, फाइट का काम करता है। एक तरीके से सोल्जर होते हैं वो हमारे सेल्स के, हमारी बॉडी के एंटीबॉडीज जो होते हैं, जो फाइट करते हैं उन डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, वायरस, जो भी चीज़ें हैं जिससे भी हम इन्फेक्ट हो रहे हैं, उनके अगेंस्ट वो फाइट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर, ठीक है, जो अंदर बॉडी के अंदर घुसा है उससे फाइट करने के लिए, ठीक है। The body also remember how to fight the microbe if it enters again। और हमारी बॉडी ये भी बहुत अच्छे से रिमेंबर रखती है, याद रखती है हमारी बॉडी की, मतलब जो हमारी सेल्स हैं उनके अंदर ये बहुत अच्छी खासियत है कि उनको बहुत जल्दी याद रहता है कि अगर कोई माइक्रोब्स दोबारा एंटर हो रहा है तो उससे कैसे फाइट करनी, कैसे उससे बचा जा सकता है, ठीक है। So, if dead or weakened microbes are introduced in a healthy body, the body fight and kills them by producing suitable antibodies, ठीक है। The antibodies remain in the body and we are protected from the
डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ठीक है। दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क, ठीक है। सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन, ठीक है। यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे जो बहुत अच्छा बताया गया है कि जो वैक्सीनेशन होती है उसमें क्या किया जाता है, हमारी बॉडी में जो इंजेक्शन या टीके, जिनको हम बोलते हैं टीके लगवाते हैं जो हम बच्चों को, उसमें हम या तो डेड एजेंट को भेजेंगे या फिर जो वीकेंड एजेंट होगा जो हमारी बॉडी में जाते हैं, हमारी बॉडीज उसके बिल्कुल फाइट करे और वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, उस तरीके से जो भेजे जाते हैं हमारी बॉडी में वैक्सीनेशन के थ्रू, उनसे क्या होता है, उनको उनसे फाइट करने के लिए हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी तो उस वैक्सीनेशन जो हमने वैक्सीन लगवाई है उसके जो भी बैक्टीरिया या जो भी उसके अंदर डाला गया है उससे क्या करेगी, वो फाइट करेगी और फाइट करके वो या तो मरा हुआ ही होगा उसके अगेंस्ट, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, याद करने की क्षमता है हमारी सेल में, जैसे मैंने अभी बताया कि वो बहुत अच्छे से याद कर पाएगी कि हाँ अगर वो दोबारा कॉज करता है, वो एजेंट आके हमारी बॉडी में दोबारा इन्फेक्ट करता है तो हमारी बॉडीज़ में वो एंटीबॉडीज़ पहले से ही पड़ी रहेंगी और वो क्या करेंगे, दोबारा से उस पर अटैक करके उसे वहीं पे ख़त्म कर देगी, जिससे कि वो हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज नहीं कर पाएगा। जैसे कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए हुए, कॉलेरा हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ये सब इन्हीं वैक्सीनेशन के थ्रू यूज़ किए जाते हैं। पहले के टाइम पे अगर देखा जाए तो ये पूरे गांव के गांव को लेके चले जाते थे जो वायरसेस डिजीज़ होती थी, ठीक है, जैसे हैज़ा वगैरह हो गया, इन चीज़ों से। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, आज के टाइम पे इनकी वैक्सीन प्रोवाइड है। पहले ही छोटे बच्चे जब जो इन्फेंट वगैरह होते हैं या छोटे बच्चे जो होते हैं उनको वैक्सीन लगवा के इन चीज़ों से बचाया जा सकता है, ठीक है। आगे देखें, इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज़। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिजीज़। यहाँ पे बोला गया है कि जब हम छोटे थे तो हमें क्या लगे हुए, इंजेक्शंस लगे हुए हैं, प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज़, कुछ डिजीज़ से बचने के इंजेक्शंस लगे हुए हैं, क्या हम उनकी एक लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। वही बोला गया, यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, और हम इसमें क्या करना है, आपको अपने पेरेंट्स की हेल्प देनी है कि क्या क्या टीके आपको लगे हुए हैं, ठीक है। इट इज़ असेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीज़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो चिल्ड्रंस हैं उनको हम इन डिजीज़ से बचा सकें। नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल्स। जो ये वैक्सीन्स होती हैं ये हमारे नियर बाय जो हॉस्पिटल्स हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इनमें ये वैक्सीनेशन लगते हैं, ठीक है। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी, और इनके हम लोग टीवी में एडवर्टाइजमेंट भी देखते हैं या न्यूज़पेपर में भी ये मिल जाते हैं हमें कुछ कुछ सुनने के लिए, रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम। ये प्रोग्राम अभी पहले से काफ़ी डिमांड में रहा हुआ है, पल्स पोलियो प्रोग्राम। लेकिन अब हम लोग काफ़ी हद तक देख रहे हैं कि हमारे देश से ये जो पोलियो एक बीमारी होती है जिसमें क्या होता है, बॉडी का कोई भी पार्ट जो होता है वो एबल नहीं होता है वर्क करने के लिए, ठीक है। तो ये प्रोग्राम बहुत चला था कि 2 बूंद जिंदगी की, जिसका एक स्लोगन था, ये बहुत ज़्यादा चला था, जिससे कि अब आज के टाइम पे जो पोलियो के पेशेंट है वो नेग्लेजिबल है अगर हम देखें तो, ठीक है। पोलियो ड्रॉप्स गिवन अ चिल्ड्रंस आर एक्चुअली अ वैक्सीन। ये भी क्या है, एक तरीके की वैक्सीन है कि जो वो कोई भी पार्ट बॉडी का एबल नहीं होता था वर्क करने के लिए, उसी को रोकने के लिए, ठीक है। वो भी एक डिजीज़ थी। अ वर्ल्ड वाइड चैम्पियन against smallpox has finally led to the eradication from most part of the world। smallpox भी एक ऐसी ही डिजीज़ थी, लेकिन आज के टाइम पे smallpox ख़त्म हो चुका है ऑल ओवर वर्ल्ड से। इसकी भी वैक्सीनेशन अब दी जाती है और ये अब नहीं पाया जाता, ये जो डिजीज़ है ये अब नहीं पाई जाती, ठीक है। लेकिन हाँ, चिकन पॉक्स होता है। These days vaccines are made on the large scale from microorganisms। जो वैक्सीन्स हैं ये भी किससे बन रही है, माइक्रोऑर्गेनिज्म से बन रही हैं, टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम द सेवरल डिजीज, जिससे कि प्रोटेक्ट किया जा सके किसी ह्यूमंस को और अदर एनिमल्स को किसी भी डिजीज से, ठीक है। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच। कल हम इसके आगे का पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। Thank you.